नमस्कार, मैं अनंत विजय हूं और दैनिक जागरण वार्तालाप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दैनिक जागरण के उपक्रम हिंदी है हम के अंतर्गत हम कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रकल्प चलाते हैं। भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच में साहचर्य बढ़ाने के लिए और लोगों और लेखकों के बीच बातचीत करने के लिए, हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने के लिए आप जागरण हिंदी.in जो हमारी वेबसाइट है वहां जाकर इन पूरे प्रकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। वार्तालाप में हम आमतौर पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों से बातचीत करते हैं और उनसे हिंदी में बात करने का हम आग्रह करते हैं ताकि हिंदी के पाठकों को पता चल सके कि अन्य भारतीय भाषाओं अंग्रेजी समेत में क्या लिखा जा रहा है। आज हम थोड़ा सा उससे विचलन करते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने भारतीय संसद को सजाने संवारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जो कार्य हो रहे थे उनको जमीन पर उतारने में इस व्यक्तित्व की बड़ी भूमिका है। जो कुछ लोगों की एक टीम थी, उनके ये प्रमुख सदस्य हैं। आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सेंगोल घूम रहा है। एक वहां नक्शा लगाया गया, वहां भारतीय भाषाओं के कैलीग्राफी को लेकर, संगीत को लेकर, वाद्य को लेकर एक बहुत विस्तृत संरचना नए संसद भवन की कलात्मकता को लेकर किया गया है। मैं आज बात करूंगा डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से। जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के स्टूडियो में। और सच्चिदानंद जोशी जी के परिचय मैं थोड़ा सा दे देता हूं कि ये 10 वर्ष तक कुलपति रहे हैं। उसके पहले एक विश्वविद्यालय इन्होंने पत्रकारिता का आरंभ किया भोपाल में, और पिछले 6 या 7 वर्षों से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। और मुझे लगता है कि जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा और तीसरा कार्यकाल अगर इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ये सबसे लंबे समय तक सदस्य सचिव रहने का एक कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। ये इनकी काबिलियत, ये इनका सामर्थ्य, या ये इनके प्रशासनिक अनुभवों और गुणों। और साथ साथ एक चीज़ और बताऊं कि जोशी जी बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उनके कई किताबें प्रकाशित हैं, कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। और अगर आप इंटरनेट मीडिया पर उनके साथ जुड़ेंगे तो उनकी टिप्पणियां यात्राओं को लेकर बहुत दिलचस्प और बहुत रोचक होती है। कभी यात्रा को लेकर, कभी खान पान को लेकर, कभी स्थापत्य को लेकर। तो ऐसे एक बहुत सारी प्रतिभाओं के समुच्चय का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। जोशी जी, आपका बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि भारतीय संसद को बनाने में कितना श्रम, जो वो बनाना, वो मैं ईंट गारे चूने की बात नहीं कर रहा हूं, कलात्मक रूप से उसको संसद और भारतीय स्वरूप देने में क्या कैसे किया, क्या थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अनंत जी, जब ये पूरी की पूरी इस भारतीय संसद की जो वास्तु है उसकी जब कल्पना हुई तो उस परिकल्पना में निश्चित तौर पर आर्ट वर्क के लिए, कलाकृतियों के लिए कुछ स्थान नियत किया गया था। लेकिन वहाँ पर क्या दिखाया जाए और कैसे दिखाया जाए, इस पर विचार मंथन हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद ये सोचा गया कि क्यों न ये काम संस्कृति मंत्रालय को दिया जाए। तो वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पास काम आया। और फिर जब संस्कृति मंत्रालय में ये सारा विचार मंथन हुआ तो उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को ये जिम्मेदारी मिली कि हम इसका एक पूरा का पूरा एक कंसेप्ट नोट बनाएं और उस कंसेप्ट नोट पे बात हो। हमारे सामने जो मुख्य लक्ष्य था और जो हमारे लिए जो बात निर्धारित की गई थी वो ये थी कि एक तो ये पूरी की पूरा सामंजस्यपूर्ण हो, यानी इसमें हर एक राज्य का, हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा हमारा आर्ट वर्क हो। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि ये भारत की एकात्मता को दिखाता हो, ये सबसे बड़ी बात थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि भारत की समरसता को दिखाता हो, जो भारत का हमारा ताना बाना है। तो वो सब मिलाते हुए और कैसे भारत की 5000 वर्षों की यात्रा है, इन सब को सोचते हुए एक पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया। फरवरी 2022 में मुझे याद है कि हमने शायद पहली आरंभिक कुछ बैठकें की थी और उसके बाद कंसेप्ट हमने अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2022 को दिया, जिसे सर्वोच्च स्तर पे एक तरह से हमें सैद्धांतिक स्वीकृति मिली कि इस कंसेप्ट को लेकर आप आगे बढ़िए। और फिर हम आगे बढ़े। सितंबर से हमने उस काम को बहुत तेज़ी से प्रारंभ किया और परिणाम आपके सामने हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कुल जमा यात्रा अगर फरवरी 2022 से जोड़ें तो 14 महीने की,
और अगर वैसे जोड़ें तो साल भर से कम समय में ये सारा काम हम लोगों ने किया है। आप ये जो संसद की कलात्मकता है या उसमें जो समरसता या सारे क्षेत्रीय चीज़ों को या क्षेत्रीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की जो परिकल्पना थी, उसको लेकर कई विवाद भी हो रहे हैं। मैं विवादों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि विवाद से ज़्यादा हमारा लक्ष्य ये है कि दैनिक जागरण के पाठकों और अन्य लोगों को अपनी संस्कृति और अपने संसद को लेकर एक गौरव का भाव हम उत्पन्न करा सकें। तो और उसमें अगर विवाद आ जाएगा सहजता से तो उसे हम अस्वीकार भी नहीं करेंगे। एक कैलीग्राफी और भारतीय भाषाओं को लेकर संसद में कुछ काम है जोशी जी? जी हाँ, हमने जैसे हमारे यहाँ एक दीर्घा है जिसका नाम शिल्प दीर्घा है। शिल्प दीर्घा में हमने कहा है कि भारत विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से यानी हस्तशिल्प के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त होता है। तो उस शिल्प में हमने 8 खंड किए हैं। तो उस 8 खंड में ज्ञान है, समरसता है, स्वावलंबन है, आस्था है, यात्रा है, उत्सव है, ऐसे हमारे उसमें प्रकृति है, ऐसे 8 खंड हैं। तो जो ज्ञान वाला खंड है उसमें हमने भारत की जो विभिन्न कैलीग्राफी है या स्क्रिप्ट्स हैं उनको दिखाने की कोशिश की है और उसमें कैसे भारत की ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है इसको हमने दिखाने की कोशिश की है। इसके साथ ही जो हमारा जो मंडप है जिसको हम सेरिमोनियल फॉयर कहते हैं, ऐसे 3 मंडप हैं। तो उन 3 मंडपों के नाम हैं, एक का नाम संकल्प मंडप है, एक का नाम ज्ञान मंडप है और एक का नाम कर्तव्य मंडप है। तो उन मंडपों में भी जो हमने नीचे बोध वाक्य या श्लोक लिखे हैं वो सारे हमने संस्कृत से लिए हैं। तो इस तरह से ये भारतीय भाषाओं को एक तरह से प्रतिनिधित्व देना तो ठीक शब्द नहीं है, पर भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए वहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई हैं। मतलब कर्तव्य पथ से कर्तव्य मंडप पर। जी। और देखिए, संसद में जब आप औपनिवेशिक इमारत से बाहर निकल के अपनी बनाई हुई इमारत में जाते हैं तो आपकी संस्कृति वहाँ जीवंत होती है। आप स्थापत्य को लेकर कोई ये नहीं कहेगा कि लुटियंस ने इसे बनाया। आपकी अपनी संसद बनी। जोशी जी, एक चीज और सुनने में आया है कि आप लोगों ने कोई एक संगीत को लेकर बहुत अभूतपूर्व या एक बहुत जिसको कहते हैं संग्रहालय नुमा कोई गैलरी बनाई है। वो संगीत की गैलरी क्या है? ऐसा हुआ, देखिए जो उसकी बनावट है उसमें 3 गैलरीज हैं। ये गैलरी भी दरअसल क्या है, ये एक तरह से जाने का रास्ता है जो पब्लिक एंट्रेंस से आपको जो केंद्रीय कक्ष है, केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल फॉयर उसको कहते हैं, वहाँ पर जाकर मिलता है। तो वो जो 3 गलियारे हैं उनको गैलरी के रूप में तब्दील किया गया और उसमें एक में जैसा मैंने बताया शिल्प की बात कही गई है और दूसरी जो है उसमें हमने संगीत दीर्घा उसको नाम दिया है। संगीत दीर्घा जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो दरअसल संगीत का अर्थ होता है गायन, वादन और नृत्य। तो उसमें हमने भारत में कैसे गायन की परंपरा प्रारंभ हुई, कैसे वादन की परंपरा प्रारंभ हुई और कैसे नृत्य की परंपरा प्रारंभ हुई, इसको हमने दर्शाया है। इसलिए हमने जो हमारी पृथ्वी का जो प्रारंभिक नाद है उस नाद से हमने प्रारंभ किया है। हम सब जानते हैं, हमें बताया गया है कि सूर्य में भी ओम की ध्वनि का नाद आता है, वहाँ से हमने शुरू किया। फिर सामगान की परंपरा है, फिर कैसे वाद्यों का आविष्कार हुआ उसको बताया है, फिर कैसे अलग अलग नृत्य हमारे देश में हुए, नृत्य की भंगिमाएँ हुई, लोक नृत्य कैसे हैं, हमारे लोक वाद्य कैसे हैं, लोक गीत कैसे हैं, इनको बताने की चेष्टा की है। उसमें हमने एक जो गैलरी है उसमें हमने वाद्य दिखाए हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। उन वाद्यों की विशेषता ये है कि हमने उसमें जो वाद्य दिखाए हैं जैसे सितार है, शहनाई है, संतूर है, तो हमने प्रयास किया कि वो वाद्य हमारे देश के शीर्षस्थ कलाकारों के हों। अच्छा। तो हमने जैसे सितार है तो वो पंडित रविशंकर की सितार है, शहनाई है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई है, संतूर है तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर है, बांसुरी है तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की या पंडित एन रमनी जी की बांसुरी है, और सरोद है तो उस्ताद अमजद अली खां साहब का सरोद है, तबला है तो पंडित सुरेश तलवलकर जी का तबला है, मृदंगम है तो पंडित कुराई कली मणि जी का मृदंगम है। और इन सब कलाकारों ने बहुत स्वेच्छा से और बहुत कृपापूर्वक अपने अपने वाद्य, वे वाद्य जो उन्होंने बजाए हैं वो उन्होंने इस दीर्घा के लिए हमको दिए हैं। कितना मुश्किल हुआ ये सब? जैसे मैं अगर समझ पाया तो आपने सितंबर से काम आरंभ किया और अभी मई में ये काम, तो सितंबर से 3 महीने और 5 महीने, 8 महीने में ये सारी संरचना से लेके सब कुछ हुआ।
कितना मुश्किल हुआ इन कलाकारों से, उनके पर्सनल कलेक्शन से, उनके, अब पंडित रविशंकर जी का परिवार अमेरिका में रहता है, बिस्मिल्लाह खां साहब का परिवार पता नहीं मतलब कहाँ रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं, लेकिन उनके वाद्य यंत्र संभाल के रखे थे। तो ये सब करने में कैसे मुश्किल तो आई होगी। देखिए, मुझे मतलब ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जैसे किसी काम में जैसे ईश्वर स्वयं आपका साथ देता है, वैसे हमको ये सब वाद्य जो है, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई के लिए जब उनके चिरंजीव से बात की तो वो वाराणसी से कुछ 50-60 किलोमीटर दूरी पर थे, और उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हाँ मैं तो बड़ी खुशी से दूंगा, ये देश का काम है। और उन्होंने कहा कि आप 2 दिन बाद आ जाइए। स्वयं चल के आए और वाराणसी में जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें अपने घर बुलाकर वो वाद्य दिया। न सिर्फ दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। अच्छा। कि इतनी बड़ी ये आपने सोच की है। उसी तरह पंडित रविशंकर जी का आपने नाम लिया, उनके परिवार से जब संपर्क किया, वो अमेरिका में थे, उनका यहाँ फाउंडेशन है, तो उनको एक तरह से कांटेक्ट करके ईमेल पर टाई अप करने में, एग्रीमेंट बनाने में बहुत समय लगता, लेकिन इतनी जल्दी वो सारा काम हुआ। और अंततः उन्होंने सब ने कहा कि ये तो देश का काम है और ये हम बिल्कुल स्वेच्छा से और बिना किसी कोई मतलब शर्त के उन्होंने दिया है। अमजद अली खान साहब ने मुझे स्वयं फ़ोन करके कहा कि इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, आप आइए और मुझसे तुरंत लेके जाइए। या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी तो तत्पर बैठे थे, तुरंत अपनी बांसुरी दे दी। शिव कुमार शर्मा जी के सुपुत्र ने कहा कि हाँ आप आइए और लेके, तो बस मुझे ऐसा लगा। सुरेश तलवलकर जी ने तो अपने एक शिष्य को भेज दिया कि आप लेके जाओ, ये तबला गैलरी में लगाओ। कराईकुली मणि जी का तो अभी अभी देहावसन हुआ था, लेकिन इतने दुख में भी उनके परिवार ने ये साथ दिया। अगर आप देखें तो मैं दैनिक जागरण के अपने सारे पाठकों और जागरण हिंदी का जो हमारा हिंदी है, हम एक पैरेलल दिखाई देता है, एक समानांतर चीजें दिखाई जाती है। जैसे 12 द्वीपों के नाम शहीदों के नाम पर, बलिदानियों के नाम पर रखे गए, अनाम द्वीपों को, ठीक उसी तरह हमारे उन कलाकारों को देश की सर्वोच्च संस्था में स्थान दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सोच मुझे लगती है। तो ये इन सब के पीछे से कौन सा सोच काम कर रहा था? देखिए, आपको बताएं, जैसे आपने कहा कि ये बड़े बड़े कलाकारों की बात थी, ये भी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि उन्होंने कहा कि देखिए, सितार आप किसी की भी रखेंगे तो उसका क्या महत्व है। अगर या तो वो सितार वो हो जो देश के बड़े से बड़े जो बनाने वाले हैं सितार, श्रेष्ठतम कलाकार बनाने वाले जो होते हैं, उनकी बनाई हुई सितार हो, या फिर पंडित रविशंकर जैसे किसी बड़े कलाकार की सितार, तब उसका महत्व है। कोई भी सितार रख देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो ये जो प्रेरणा थी, वहाँ से जो शब्द हमें मिले, उसी ने हमको ये शक्ति दी। दूसरा उदाहरण बताते हैं, वहाँ पर एक पीपुल्स वॉल है, जिसको हम शुरू में हमने सोचा था कि हम डिजिटल स्वरूप में दिखाएंगे, और डिजिटल स्वरूप में जैसा हम दिखाते कि भारत में कैसे उत्सव होते हैं, कैसे त्यौहार होते हैं, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो है, ये संसद का सबसे प्रमुख स्थान है, सेंट्रल फायर है, यहाँ पर भारत का जो जमीन से जुड़ा हुआ जो आदमी है, उसकी व्यक्ति की कलाकृति यहाँ दिखे, कैसे उसको यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले। तो हमने उस पूरी की पूरी एक दीवार है, उसका नाम हमने रखा जन जननी जन्मभूमि। अच्छा। और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें देश की 75 महिला कलाकार, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की सुंदर कलाकृतियाँ उस पर बनाई हैं। उसमें विशेष बात यह है कि वो सारी की सारी कलाकृतियाँ मतलब वहाँ की जो पारंपरिक है वो बनाई गई हैं। कोई बहुत प्रसिद्ध कलाकार नहीं है, बल्कि सब जमीन से जुड़ी हुई, और यही उनकी इच्छा थी कि जो हमारे गांव में, घरों में जो कला पनपती है, वो कैसे दिखेगी वहाँ पर। और इसके लिए हमने जो मटेरियल यूज़ किया, वो भी हमने बनाना फाइबर का पल्प है। तो वो पूरा का पूरा एक तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल है। उसमें जो रंग है वो भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक कलर्स हैं। तो देखिए कि आप भारत की संसद, जिसका बिल्कुल एक तरह से गर्भगृह है, और वहाँ पर जो हमारे देश की जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी कलाकृति वहाँ प्रदर्शित होती है। आपने कहा 75 अलग अलग महिला कलाकार, क्या सबको दिल्ली बुला के आपने यही काम करवाया या उनके जगह पे? उसमें थोड़ा सबको दिल्ली बुलाना थोड़ा कठिन था जी, क्योंकि हमको उसके साथ साथ जो पल्प था, जो जिस पर बनाना था, उसको भी हमको निर्मित करना था। तो मधुबनी में हमने वर्कशॉप लगाई, ललित कला अकादमी ने वो काम किया। IGNCA के लोग वहाँ थे, कुछ और कलाकार थे जिन्होंने इसको पूरा कोऑर्डिनेट किया। वहाँ पर जाकर ये वर्कशॉप हुई, और मधुबनी में ये वर्कशॉप करके वहाँ पे सारा काम हुआ।
फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें हम बुला के लाए। तो ये जो इतना बड़ा काम कर लिया और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, हम लोग दैनिक जागरण के हमारे संवाददाता मधुबनी के उस जगह पर पहुंच गए, वो हमें बात भी कर दी गई, लेकिन कलाकृति किसी ने नहीं दिखाई और कहा कि फोटो की, उनके शब्द थे उस कलाकार के कि फोटो की मुंह दिखाई तो संसद में होगी। तो ये कैसे मैनेज किया, उन लोगों को कैसे, ये सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प जानकारियां बड़ी महत्वपूर्ण भी है। इसको हम सच में ये कह सकते हैं, और सारे कलाकारों का, और अनंत जी एक दो नहीं, ऐसे 1000 कलाकार लगभग जुड़े हैं इस पूरे के पूरे कला के प्रदर्शन में, अलग अलग क्षेत्रों में। और ऐसा नहीं है कि ये एक जगह ही बनी है, ये भारत के अलग अलग जगहों पर ये सारी निर्मित हुई हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बल्कि आभार व्यक्त करता हूँ सभी कलाकारों का कि उन्होंने संयम रखा। हमने सबको एक ही बात कही थी, हमने कहा था आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये देश का काम है, एक संयम आप रखिए कि ये जो आत्म प्रसिद्धि है, या आजकल तो जो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी फोटो खींचते हैं, अगले सेकंड पे वो आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की इच्छा होती। इतना ही क्यों अनंत जी, मैं आपको तो दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, हमारे ही बच्चे, ये सब अलग अलग जगहों से आके, हमने सारे बच्चों, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मैनेजमेंट, कोई अकाउंट्स, कोई कलाकृतियाँ, ये देख रहे हैं, सब यंगस्टर्स हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, फोटो खींचते भी हैं, लेकिन एक भी फोटो किसी ने सोशल मीडिया, मतलब छोड़ दीजिए फेसबुक इत्यादि छोड़ दीजिए, किसी ने आपस के ग्रुप में भी शेयर नहीं किया। तो ये जो एक अनुशासन कि नहीं, हमें कहा गया है ना कि अभी कोई चीज़ हमें पब्लिक में नहीं देना है, तो कोई चीज़ हमारी तरफ से पब्लिक डोमेन में नहीं गई। हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया, मेरे भी IGNCA में बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, लेकिन किसी ने भी जरा सी हवा भी नहीं लगने दी। मैं से जोशी जी, आपसे एक आप लोगों ने नक्शा लगाया वहाँ, उस नक्शे की बड़ी चर्चा है, और वो अगर आप नक्शा देखेंगे तो कई लोग कह रहे हैं वो अखंड भारत का नक्शा लगा दिया आपने, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिकल्पना है उसको आपने संसद में स्थापित कर दिया। उसकी चर्चा हो गई, और मतलब देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसकी चर्चा ऐसे क्यों हो गई। वो नक्शा दरअसल अखंड भारत का कह के हमने लगाया नहीं है। वो नक्शा दरअसल, वो नक्शा जो है वो एक इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी भारत लोकतंत्र की जननी, ये दिखाने के लिए हमने 16 अलग अलग खंडों में वो पूरी की पूरी कहानी कही है। अच्छा। तो एक खंड शुरू होता है वैदिक काल से, फिर दूसरे खंड में हम रामायण और महाभारत दिखाते हैं, फिर एक खंड में हम जैन और बौद्ध धर्मों में कैसे लोकतंत्र की बात कही गई है उसको दिखाते हैं, फिर एक में हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय को दिखाते हैं, एक में हम अशोक के समय को दिखाते हैं, एक में उत्तरामेरूर, ऐसा पूरा का पूरा प्रदर्शन है। तो ये जो अशोक का कालखंड है, जिसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि अशोक के समय में जो अशोक के एडिक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। अच्छा। ये बात हमने उस नक्शे में दिखाई है, इसलिए उस नक्शे का विस्तार है, जहाँ जहाँ अशोक के एडिक्ट्स हैं उसमें भारत के बाहर के भी हैं, और इसलिए नेपाल का भी है, या अफगानिस्तान का भी है, या और जगहों की भी है। तो वो जो विस्तार है, वो जब देखते हैं तो किसी को ये परिकल्पना हो सकती है। हमने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये अखंड भारत का नक्शा है। और दूसरी बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो नक्शा कोई पॉलिटिकल मैप नहीं है, जो कि देखिए पॉलिटिकल मैप नहीं है, और एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कलाकार की परिकल्पना में हमने उसको दिखाने की कोशिश की है। पर उसको देख के तो लोगों को यही लग रहा है कि आपने अखंड भारत का, और शायद आप लोग, मतलब जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो अखंड भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए संसद में स्थापित कर रहा है। वैसा, क्योंकि इस तरह उसमें मेरा बहुत विनम्र सा आग्रह है कि उसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हमने जो पूरी की पूरी, अगर आप निश देखें तो वो एक निश बहुत अलग परिकल्पना में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले, मुझे ध्यान है 2021 में संभवतः, संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था कि भारत लोकतंत्र की जननी है। जी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके उस कथन का स्वागत हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में ही कुछ लोग हैं जो उसके बहुत पक्ष में नहीं थे और उसी के ऊपर विवाद शुरू किया। तो ये बात हमारे जहन में थी, और हमें कहा गया कि क्यों ना हम इसका पूरा शोध करके इन 16 खंडों में ये दिखाने की कोशिश करें कि कैसे भारत लोकतंत्र की जननी है। तो इसलिए उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, तो उसको अगर हम थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और जब भी प्रधानमंत्री या आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी या भारत की जननी कहते हैं
तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं वैशाली का रहने वाला हूँ और बहुत एक गर्व की अनुभूति होती है कि उस धरती से जुड़ा हूँ जहाँ लोकतंत्र, सबसे पहला लोकतंत्र दुनिया का, विश्व का, वहाँ हुआ। जोशी जी, आपने शोध की बात की, एक शोध पर आपको और लेकर आता हूँ जी। मेरे पीछे सिंगोल चल रहा है, सिंगोल और सिंगोल को लेकर एक पब्लिक डिस्कोर्स बहुत तेजी से भारत में चला है और उसको लेकर बहुत तरह की बातें हुई कि उसको वॉकिंग स्टिक बना दिया गया। मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं तो सिंगोल जैसे पवित्र, जो अधीनम जैसे प्रतिष्ठित और समादृत मठ से आया, उसके बारे में बात करते हैं। ये परिकल्पना कहाँ से आई कि सिंगोल था? किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा और हमारे पाठ्यपुस्तकों में सिंगोल की चर्चा कहीं नहीं मिलती। इस बात की चर्चा मैंने अवश्य पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिल्ली के जिस घर में रहते थे, वहाँ पूजा पाठ हवन किया गया और देश भर के पुरोहितों ने नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी के साथ पूजा पाठ करवाया। और उस समय नेहरू जी थोड़े वो नाराज से हुए कि मैं ये सब कर्मकांड नहीं करूंगा, तो उनके किसी सहयोगी ने कहा कि भारत पर अगर लंबे समय तक राज करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद नेहरू जी सहर्ष तैयार हो गए थे। तो पूजा पाठ और छिड़काव के बाद वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए, जहां ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी भाषण उन्होंने दिया। लेकिन सिंगोल की चर्चा कहां से आप लोग ढूंढ के ले आए इसको? ये तो देखिए ऐसा था कि जब हमने पार्लियामेंट आर्ट का काम शुरू किया था तो उस वक्त इस बारे में हमको बताया गया था। ये इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि ये है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात कुछ समय पहले आई थी, 2019 के आसपास। अच्छा। और उसका भी कारण यह रहा होगा कि कांची परमाचार्य ने उनके एक शिष्य हैं सुब्रमण्यम नाम से। अच्छा। उनको एक पुस्तक में ये बात उद्धरण करके बताई थी कि वो घटना क्या थी, और ये बात 1978 में बताई थी कांची परमाचार्य ने। अच्छा। देखिए कांची परमाचार्य तो हम सब जानते हैं, वो तो एक जीवित किंवदंती हैं। तो उन्होंने ये बात 1978 में उनको बताई थी। 2017 में गुरुमूर्ति जी ने इस पर तुगलक में एक लेख लिखा था तमिल भाषा में। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि देश की ख्यात लब्ध नृत्यांगना हैं, विदुषी हैं, उन्होंने उस लेख का अंग्रेजी अनुवाद करके 2021 में जब माननीय प्रधानमंत्री से उनकी भेंट हुई तो उस लेख की अंग्रेजी प्रति उन्होंने दी और उनको कहा कि आपको सिंगोल के विषय में कुछ करना चाहिए। संभवतः माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात भी कहीं होगी कि इसको कैसे हम पुनर्प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। देखिए दरअसल सिंगोल के बारे में जब बात करते हैं तो लोग उसको राजदंड या धर्मदंड कह देते हैं या मोनार्की से जोड़ देते हैं। ये बड़ा मोनार्की दरअसल नहीं है, वो एक तरह का हमारा नैतिक दंड है कि आपको रूल ऑफ लॉ यानी न्यायपूर्ण शासन या सत्यता पर आधारित शासन या लोकोन्मुखी शासन की याद दिलाता रहे। और इसीलिए वो जो शासन करता है व्यक्ति, उसको धर्माचार्य देते थे। ये उसकी परंपरा रही है। ये इसमें भी मिलती है, हमारे केरल में भी ये मिलती है, तमिलनाडु में तो है ही, कर्नाटक में भी अलग अलग जगहों पर ये परंपरा है। तो ये जो संदर्भ आया था कि तुगलक वाला लेख जिसमें कांची परमाचार्य का उल्लेख था, उसमें वो सारी घटना का उल्लेख था जो 14 अगस्त की रात को घटी थी, जिसमें तमिलनाडु के एक अधीनम को, तिरुवदुराई अधीनम को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उन्होंने वो सेंगोल प्रदान करके एक तरह से राज्य के हस्तांतरण की बात की थी। तो इसलिए ये सारी घटना तो वहाँ से आई। ये जैसा प्रश्न आपने किया कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको नहीं मालूम था, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे, और अब तो कई युवा इस बारे में लिखते हैं कि हमें ये बात क्यों नहीं बताई गई। तो ये बात बताई जानी चाहिए थी और ये बात इतने वर्षों तक नहीं बताई गई, छुपा के रखी गई, ऐसा मेरा कहना नहीं है। पर हाँ, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, ये तो कहा ही जा सकता है कि उसको या तो उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। लेकिन ये घटना तो बड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन जो ख्याति, जिस प्रकार की ख्याति अधीनम मठ की या उस संप्रदाय की है, तो ये इतना भी हल्का मामला नहीं था कि इसको इस तरह से किसी म्यूजियम में एक रखवा दिया जाए और वो भी प्रयागराज के म्यूजियम में रखवा दिया जाए। तो वहां तक तो आपने कहानी बता दी हमें कि प्रधानमंत्री के अवचेतन मन में उस लेख की बात रह गई होगी कभी, जिसका प्रयोग उन्होंने किया।
आप लोगों को इस पर काम करने के लिए कब मुझे जो मेरे सूत्रों से, पत्रकार हूं तो थोड़े बहुत सूत्र हैं हमारे भी, हमें बताया गया कि आपके पास से तो 6 महीने पहले से रखा हुआ था ये। हाँ, मतलब हम लोगों को ये, जैसे हमने कहा ना, ये काम जब करने के लिए कहा गया था तो उसके साथ ये भी बात बताई गई थी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे काम शुरू किया था। कुछ शोधार्थी, कुछ संस्थाएं जो शोध करती हैं, उनसे हमने संपर्क किया था। जो आप अभी थोड़ी देर पहले जो भाषाई एकता की बात कर रहे थे, वो भी यहाँ बात आकर जुड़ती है कि देखिए, जो भारत का ऐक्य है वो 1947 में जब इस बात को हमने स्थापित किया कि दिल्ली में जब भारत पहली बार स्वतंत्र होकर दिल्ली में भारत का एक व्यक्ति भारत पर शासन के लिए आए हैं, तो कहाँ तमिलनाडु से, तमिलनाडु के संत आते हैं, कोलारू पदिगम का पाठ करते हैं। तेवरम, वो कोलारू पदिगम दरअसल इतने सुंदर, वो जो 10 उनके जो श्लोक हैं उसका जो पाठ किया, वो पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था के बारे में, और एक राजा को शक्ति प्रदान करना, निर्भयता प्रदान करना कि ये ईश्वर का आदेश है, तुम ईश्वर के आदेश से तुम शासन करो, निर्भय रहो, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, ईश्वर आपके साथ हैं। इतना सुंदर उसका भाव है। तो देखिए, ये जो सारी बातें हैं, इसको कैसे हम ला सकते हैं, इस तरह से हमने उसका शोध प्रारंभ किया। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। उन्होंने अलग अलग ढंग से जो भी सामग्री उपलब्ध थी, बहुत सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है, आप भी जानते हैं, संदर्भ ढूंढना ऐसी चीज़ों का बड़ा कठिन होता है। इलाहाबाद म्यूजियम में वो रखा हुआ था। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम था जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो कि ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा हुआ। दो तरह से, एक तो संस्कृति मंत्रालय के, अच्छा, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय की कस्टडी में था ये, तो संस्कृति मंत्रालय ने जब अपनी खोजबीन जारी की तो उसमें से ये बात मालूम पड़ी कि ये इलाहाबाद म्यूजियम में एक इस तरह की छड़ी है जो 3 टुकड़ों में, क्योंकि वो उस वक्त शायद हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में या ऐसे उसका वो हो गया होगा। दूसरा संदर्भ मिला, जो जिस ज्वेलर ने ये बनाया था, वह मुड़ी ज्वेलर, उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, उसको भी कहीं से मालूम पड़ी ये घटना। तो उन्होंने भी इसको कोविड के दौरान भी इसका शोध प्रारंभ किया। वो भी इलाहाबाद म्यूजियम गए तो उन्होंने भी इसको ढूंढा और निकाला कि हाँ, ये वस्तु वहाँ पर उपलब्ध है। ये भी कई बार भ्रम कुछ लोग फैलाते हैं कि जो सेंगोल रखा है वो वही है या कोई दूसरा है। तो ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये वही है जो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। वही सेंगोल यहाँ पर स्थापित है संसद में। आज सेंगोल को लेकर ही चर्चा को थोड़ा और रखेंगे, क्योंकि ये इतिहास का वो दिलचस्प अध्याय है जो बहुत दिनों तक बहुत लोगों को नहीं पता, न विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया गया। सत्ता हस्तांतरण का इतना महत्वपूर्ण टूल, या जिसको कह सकते हैं प्रतीक, हमारे सामने था, हमारे पास था। लेकिन मुझे तो लगता है जोशी जी की बहुत सारे सांसदों को जो संसद सदन में बैठ के चले गए, उनको भी पता नहीं होगा कि ये सेंगोल की बात रही होगी। तो जब आप लोगों ने सेंगोल को किया तो क्या फिर ये नया बनाया गया या उसी को, या उसकी प्रतिकृति है? नहीं, मैं फिर इसीलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये वही है। अच्छा, जो 1947 में दिया गया था, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास रहा। उसके बाद वो आनंद भवन गया, और आनंद भवन में से बहुत सारी सामग्री जो पंडित जी की वहाँ गई, इलाहाबाद म्यूजियम में काफ़ी सामग्री गई, सिर्फ सेंगोल नहीं गया था, उसके साथ काफ़ी सामग्री थी। तो उस सामग्री की सूची में ये सेंगोल वहाँ चला गया और ये इलाहाबाद म्यूजियम में वहाँ रखा था। तो वहाँ जो क्यूरेटर रहे होंगे उन्होंने इसको वॉकिंग स्टिक करके लिख दिया, जो कि अलग अलग संदर्भों में आता है, इसलिए मैं इसे मेरा कमेंट नहीं है, ये लिखा ऑन रिकॉर्ड है। तो वॉकिंग स्टिक करके रख दिया था। लेकिन जब शोध लगा तो ये सारी बातें ध्यान में आई, तो फिर उसको खोजा तो उसकी कंडीशन और ये सारी चीज़ें सही पाई गई, अच्छी सी स्थिति में है वो। तो वो सेंगोल फिर यहाँ लाके उसको एक बार उसका कंजर्वेशन करके ठीक ठाक उसको, मतलब उसको थोड़ा सा पॉलिश ये सब करके हम लोगों ने अपने पास सुरक्षित रखा था। फिर यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में उसको लाके रख दिया गया था, नेशनल म्यूजियम दिल्ली के। तो फिर राष्ट्रीय संग्रहालय के लोगों ने उसकी देखभाल की, और जो आपने कहा 6 महीना पहले, तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय में फिर वो आके रखा रहा। और फिर अंत में जब ये सारा 28 तारीख का कार्यक्रम तय हुआ तो फिर हम उसको लेके आए थे। बहुत दिलचस्प है, जाने कितने हमारे प्रतीक कहाँ कहाँ किस किस संग्रहालय में रखे होंगे, हमें मालूम नहीं है, और समय है कि इसको जाना जाए, देखा जाए। पार्लियामेंट पे ही, संसद भवन पर ही केंद्रित रखते हैं। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मैं अभी विदिशा गया था। ये जो आकृति है
वो विदिशा के एक मंदिर से मिलती जुलती है संसद की आकृति। मैं नाम भूल गया उस मंदिर का, पता नहीं कुछ ऐसा ना, विदिशा में नाम है। जी जी, मुझे भी एकदम हाँ, वो मैं कल देख के आया उसको परसों। तो वो ये सब चीजें ठीक है कि अलग अलग प्रदेशों से जोड़ने की एक संसद, और संसद उसका प्रतिनिधित्व करता भी है। कुछ चीजें और जोशी जी हमारे पाठकों के लिए आप बताइए। हालांकि आपने दैनिक जागरण में लेख लिखा था, आपका आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन क्या इस संसद भवन में कोई सेंट्रल हॉल जैसी जगह है? नहीं है। क्या है कि जो लोकसभा का जो कक्ष है जी, लोकसभा के कक्ष में जो अभी वर्तमान में हमारी लोकसभा की संख्या है 545, उतनी तो कुर्सियां हैं ही। उसके अलावा उसमें इतनी जगह है कि वहाँ और कुर्सियां आ सकती हैं, यानी राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उनकी कुर्सियां आ सकती हैं। तो जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा तो योजना यह है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में ही हुआ करेगा। इसके साथ ये भी सोचा गया है कि परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी निश्चित तौर पर। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से सीटें बढ़ी नहीं है, तो उसका भी प्रबंध जो वर्तमान लोकसभा का जो कक्ष है उसका प्रबंध राज्यसभा के कक्ष में भी रखा गया है कि जब सीटें बढ़ेंगी तो कैसे उसका परिसीमन के आधार पर बढ़ना। अच्छा, राज्यसभा में भी? हाँ, लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल हॉल जैसी चीज नहीं है, पर एक सेंट्रल फॉयर है। सेंट्रल फॉयर को आप जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरे वास्तु का गर्भगृह है। अच्छा, आपने अगर देखा हो तो जो शेर की आकृति है, जो भारत का राज चिन्ह है, वो ऊपर दिखता है, तो वो नीचे 3 बहुत बड़े पिलर्स पर अच्छा है। वो पिलर सीधे उस सेंट्रल फायर में आते हैं। उस पिलर के बीच में फूकोस पेंडुलम है जो हमें समय की गति से अवगत कराता है। आकाश में यानी जो हमें छत दिखती है, जो कि बहुत ऊंची छत है, उस छत में 15 अगस्त 1947 को जो तारामंडल की जो स्थिति थी, अच्छा, ग्रहों की स्थिति थी, वो सारी ग्रहों की स्थिति वहाँ ऊपर दर्शाई गई है, और इसलिए वो सेंट्रल फायर है। उस सेंट्रल फायर में क्योंकि वो तिकोना कक्ष है, एक तरफ हमने समुद्र मंथन दिखाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लोकसभा है या राज्यसभा है, ये मंथन का केंद्र है, और मंथन से ही निश्चित तौर पर अमृत निकलता है। तो एक तरफ हमने समुद्र मंथन दिखाया है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा म्यूरल है, क्योंकि लगभग 75 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा ठोस ब्रास का म्यूरल हमने वहाँ पर बनाया है, जिसको हमने जो अंकोर वाट में के मंदिर में जो पत्थर से उकेरा गया है, उसकी एक तरह से उससे प्रेरित होकर हमने ये बनाया है। दूसरी तरफ पीपल्स वॉल है, जैसा मैंने कहा, और तीसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन फायर कहते हैं। अच्छा, जिसमें हमने संविधान से संबंधित बातें रखी हैं। तो जहाँ पर हमने भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में दिखाया है, बीच में हमने भारत के संविधान की प्रतीकी जो प्रतिकृति है वो वहाँ रखी है। उसके साथ ऊपर में हमने फ्रेस्को से नंदलाल बोस जी ने संविधान के जो मूल प्रति में जो चित्र उकेरे थे वो फ्रेस्को के माध्यम से दिखाए। एक और बात अनंत जी मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत विशेष है, अक्सर जब ऐसे भवन बनते हैं तो बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं कि कौन इंजीनियर था, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर था, कौन वास्तुविद था। ये कोई ध्यान नहीं करता कि कितने मजदूर थे और किन्होंने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उसमें हमें सारे मजदूरों का ऋण निर्देश करना चाहिए। तो हमने एक डिजिटल वॉल वहाँ पे बनाई है, जिसको हमने हैंड्स दैट मेड इट हैपन ऐसा नाम दिया है, और उसमें हमने उन तमाम श्रमिकों के नाम और विवरण दिया है जिन्होंने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। ये जो विशेष बात है, और 40,000 से ज़्यादा श्रमिकों के नाम उसमें हैं। आप अगर नाम से सर्च करना चाहेंगे तो भी उनका नाम, उनका फ़ोटो, उनका पता आ जाता है, किस राज्य से हैं ये आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इसके निर्माण में अपनी भागीदारी की है, वो अगर जाते हैं, अपने परिवार को लेके जाते हैं, तो गर्व से दिखा सकते हैं कि इसके निर्माण में मेरी भागीदारी रही है। तो बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर ये होता है कि नेता अपनी तस्वीर या अपना नाम उकेरवा कर संतुष्ट हो जाते हैं। एक आखिरी प्रश्न जोशी जी, वो बड़ी जब मैंने प्रधानमंत्री को वो पर्दा हटाते देखा तो उसके पीछे जो शिलापट्ट दिखा, वो संविधान की प्रस्तावना जिस प्रकार के फ्रेम में है, ये सारी छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान रखने के लिए कितनी बड़ी टीम लगी थी। ये देखिए, एक तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई हम श्रेय नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक संयुक्त प्रयास था। और
संयुक्त प्रयास यानी क्या, देखिए कि अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है, वो सब चीज़ें पूरे काम को लीड करता है। उसके अंतर्गत आर्किटेक्ट HCP वाले हैं, वो CPWD की पूरी टीम, टाटा कंसल्टेंसी की पूरी टीम, और फिर इधर हम लोग संस्कृति मंत्रालय, यानी संस्कृति मंत्रालय में सचिव स्वयं गोविंद मोहन जी स्वयं इस सारे काम की निगरानी करते थे। फिर हमारी IGNCA की टीम। तो ये कुल मिला के कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा टीम वर्क है, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जैसे जब निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ टाटा कंसल्टेंसी अपना काम कर रहे हैं, HCP वाले आपको निर्देश दे रहे हैं, उस बीच आपको आर्ट वर्क का भी काम करना है। तो ये बिना टीम वर्क के या एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं हो सकता। तो ये उदाहरण अपने आप में ऐसा भी है कि अलग अलग एजेंसियां साथ में आकर किस तरह से काम कर सकती हैं, इसका भी एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि कोरोना में जो वैक्सीन डिलीवरी का सिस्टम भारत ने बनाया और जिस प्रकार से समाज के अंतिम पायदान तक या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो रणनीति बनाई, किस प्रकार से कितने घंटे में कहां पहुंचना और किस आइस बॉक्स में रखा जाना है, वो काम और संसद को सजाने का काम, अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक समानांतर रेखा नजर आती है, क्योंकि ये दोनों मैनेजमेंट में केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है कि इतने सारे जितनी संस्थाएं, कार्यदायी संस्थाएं जोशी जी ने बताई, उनमें समन्वय का काम और फिर एक व्यक्ति की निगरानी या उस व्यक्ति के टीम की निगरानी, इतना काम सामंजस्य, इतना खूबसूरत संसद भवन आज हमारे सामने है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की जननी, लोकतंत्र की जननी जो भारत है, उसका अपना एक घर है। ये अमृत काल में संभव हो पाया, रिकॉर्ड टाइम में बना, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, जब लोग शिलान्यास कोई और करता है, उद्घाटन कोई और करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे आश्चर्य होता है कि इसकी सजावट और इसकी सांस्कृतिक साज सज्जा का काम सिर्फ 9 महीने में हुआ, बल्कि 8 ही महीने अगर आप कहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जोशी जी, आप दैनिक जागरण के स्टूडियो में आए, आपने जागरण के पाठकों को संसद भवन के बारे में, संसद के तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन सिंगोल को लेकर जिस प्रकार से ये एक सार्वजनिक रूप से बहस हो रही है, उससे भी पता चलता है कि हमारे अंदर किसी सच तक पहुंचने की कितनी इच्छा है। राजनीति को अगर अलग हटा दूं तो तमाम प्रकार के विद्वान भी इसकी खोज में लगे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला दिन और अच्छा होगा और कुछ बेहतर चीजें हमारे सामने आएगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगे तो आप लाइक बटन दबाएं और जो नीचे बेल बना हुआ है उसको भी एक बार क्लिक जरूर करें। भाषा से जुड़िए, ये हमारा YouTube चैनल का नाम है, और jagranhindi.in पर आप ये सारी बातचीत पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तब तक अगली बार, अगले सप्ताह एक नए व्यक्तित्व से, एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।